रतनपुर गांव में सुमन अपने 2 बच्चे और अपनी सास के साथ रहती थी। सुमन के घर के हालात बेहद ही अब नाजुक हो गए थे। सुमन के पति का देहांत कुछ दिन पहले ही हो गया था। सुमन का पति हरी सब्जी बेचने का काम करता था। तब उसके घर के हालात अच्छे थे, किंतु अब उसके देहांत के बाद कमाने वाला कोई और नहीं था। सुमन के छोटे बच्चे राजू को घर के हालात के बारे में ज्यादा अंदाजा नहीं था। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, आज खाने के लिए कुछ अच्छा सा दे दो ना। कितने दिन हो गए हमने कुछ अच्छा खाया ही तो नहीं है। रोज रोज दाल चावल ही बना कर देती हो। रोज रोज दाल चावल खा के मैं परेशान हो गया हूँ। आना दीदी, तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? पिंकी पहले से ही समझदार थी। वो अपने घर के हालातों के बारे में अच्छी तरह जानती थी। नहीं राजू, कल रात में मैंने पेट भर के खाना खाया था, इसलिए मुझे अब ज्यादा भूख नहीं लगी। ये सारी बातें सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सुमन की आंखें भर जाती है। बच्चों, तुम्हारे पापा थे तब हमारे नसीब में अच्छा अच्छा खाना होता था, किंतु उनके बाद अब घर का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। बच्चों, तुम्हें भूख लगी है ना? रुको, मैं तुरंत कुछ बनाती हूँ। तब तक तुम दोनों बाहर जाकर साथ में खेलो। और पिंकी और राजू बाहर जाते हैं। तभी सुमन की सास कला वहाँ जाती है। सुमन, मेरी दवाइयों का टाइम हो गया है। तुमने अभी तक कुछ खाने के लिए नहीं बनाया क्या? हाँ माँ जी, अभी खाना ही बनाने वाली हूँ मैं, किंतु समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाओ। राजू तो कह गया है कि खाने के लिए कुछ अच्छा बनाओ, किंतु घर में सिर्फ दाल और चावल ही शेष है। अब क्या बनाऊं खाने में? बहू, तुम अब ऐसा करो कि चावल के साथ कढ़ी बनाओ। राजू को कढ़ी पसंद है ना? हाँ माँ जी, मैं अभी बनाती हूँ। सुमन कढ़ी और चावल बनाती है और बाहर बच्चों को बुलाने के लिए जाती है। तब पिंकी अपने भाई राजू को समझा रही होती है। राजू, अब हमारे पापा इस दुनिया में नहीं है। जब तक वो थे तब तक तुम्हारी हर जिद पूरी करते थे, किंतु तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हें समझ में आना चाहिए। तुम ज्यादा जिद मत किया करो। किंतु दीदी, रोज रोज दाल चावल कौन खाता है? हाँ ठीक है ना राजू, हमारे पास जब पैसे आएंगे तब हम भी अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। अब माँ ढूंढ रही है ना काम, जरूर माँ को अच्छा काम मिल जाएगा और हमारे ये हालात भी सुधर जाएंगे, तो फिर हमारे भी नसीब में अच्छा खाना होगा। दीदी, मैं समझ गया, अब मैं जिद नहीं करूँगा। ये सब सुमन सुन रही होती है। उसे ये सब सुनकर दुख तो होता है, किंतु अपने बच्चों की समझदारी पर बड़ी खुशी भी होती है। उसके बाद सुमन कला, राजू और पिंकी को कढ़ी चावल परोसती है। वो सब मिलकर कढ़ी चावल खाते हैं। माँ, तुम्हारे हाथों के कढ़ी चावल का तो कोई जवाब ही नहीं है। हाँ बहू, तुम बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी चावल बनाती हो। माँ, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? कढ़ी चावल का ही ठेला लगाकर उसे बेचती, इससे हमारे घर के हालात भी सुधर जाएंगे और तुम्हें कोई और काम ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ बहू, मेरे भी मन में यही ख्याल आया था। तुम बच्चों की फिक्र मत करो, मैं हूँ घर में बच्चों को संभालने के लिए। तुम कढ़ी चावल का ठेला लगाओ। बहू, अब हम हाथ पे हाथ रख के बैठ गए तो हमारे घर के हालात और भी बिगड़ जाएंगे और हमें खाने की भी लाले पड़ जाएंगे। इसलिए अब हमारे घर के हालात हमें ही सुधारनी चाहिए। समझ रही हो ना बहू मैं क्या कह रही हूँ? हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हो। अब हमें ही कुछ प्रयास करना चाहिए। मैं जरूर ठेले पर कढ़ी चावल बेचूंगी। ठेला लगाना तो सही है, किंतु सारी चीजें लेने के लिए पैसा तो लगेगा और इतना सारा पैसा हमारे पास तो अभी नहीं है। अब मैं क्या करूं? तभी सुमन की नजर पैर पर पड़े पायल पर जाती है। ये पायल तो मुझे राजू के पापा ने दी थी, किंतु अब ये हालत नहीं है कि मैं ऐसे ही बैठी रहूं। मुझे कुछ तो करना होगा। ये पायल मुझे कल ही जाकर बेचना होगा। और अगले दिन ही सुमन सोनार की दुकान जाती है और वहाँ अपनी पायल बेचती है और वहाँ से किराना दुकान पर जाकर बढ़िया से चावल और जरूरती सामान खरीदती है और वो सामान घर लेकर आती है। घर में आकर वो घर की बर्तनों की पूजा करती है और अपना ठेला बनाकर तैयार करती है।
अगले दिन ही सुबह सुमन जल्दी उठ जाती है और कढ़ी और चावल बनाती है और ठेले पर लगाकर उसे बेचने के लिए गांव में लेकर जाती है। पहले दिन तो लोग उस कढ़ी चावल को बेचना कुछ अलग ही समझ रहे थे, किंतु धीरे धीरे लोग सुमन के कढ़ी चावल के ठेले के पास आने लगे। बहन जी, एक प्लेट कढ़ी चावल तो दे दीजिए। हाँ, खाने के लिए दे दूं क्या पैक करूं? क्या तुम पैक भी करती हो? ठीक है, तो एक प्लेट यहाँ खाने के लिए दे दो और 2 प्लेट घर में पैक करके दे दो। इसी तरह सुमन के कढ़ी चावल अब सबको पसंद आ रहे थे। सुमन कभी मंदिर के बाहर जाकर कढ़ी चावल बेचती थी, तो कभी किसी बस स्टॉप पर जाकर बेचती थी, तो कभी किसी भीड़ वाली जगह जाकर बेचती थी। इतनी अच्छी क्वालिटी के कढ़ी चावल इतने कम दाम में मिल रहे थे, इसलिए कुछ दिनों में ही सुमन कढ़ी चावल वाली के नाम से फेमस हो गई थी। बहन जी, वो अपनी कढ़ी चावल वाली को कहाँ देखा क्या? हाँ, वो मंदिर की तरफ गई है। ओ, मेरी बेटी की शादी कल है, जल्दबाजी में तय हो गई है, इसलिए ज्यादा अरेंजमेंट करने के लिए समय नहीं मिला। तो कल सुबह तुम मेहमानों के खाने के लिए कढ़ी चावल बनाकर दोगी क्या? हाँ बिल्कुल मैं दूंगी। इसी तरह सुमन के कढ़ी चावल फेमस हो गए थे। अब सुमन के घर के हालात भी सुधर गए थे। अब सुमन के राजू पिंकी भी अच्छे अच्छे खाने पकवान खा रहे थे। देखो राजू, मैंने कहा था ना, हमारे हालात भी धीरे धीरे सुधर जाएंगे। और हमारे हालात सुधर गए तो हमें भी अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। अब तुम देख रहे हो ना, माँ हमें हर दिन नए नए पकवान बना कर देती है। हाँ दीदी, तुमने सही कहा था, किंतु मैंने भी उस दिन से जिद नहीं की थी ना दीदी। हाँ राजू, तुमने जिद नहीं की थी। अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम गुड बॉय हो गए हो। तभी वहाँ सुमन आती है और अपने दोनों बच्चों को गले लगाती है। मेरे बच्चे अब बहुत समझदार हो गए हैं। बच्चों, मुझे तुम पर गर्व है। हाँ माँ, हमें भी तुम पर गर्व है। हाँ बहू, तुमने इतने अच्छे कढ़ी चावल बनाकर बेचे और कुछ दिनों में ही इतनी अच्छी प्रगति की। हमको तुम पर बहु गर्व है। अगले कुछ दिनों में ही सुमन एक ढाबा खोलती है और उस ढाबे को नाम देती है गरीब कढ़ी चावल वाली। इसी तरह सुमन ने अपनी पूरी मेहनत और लगन से अपने परिवार के हालात को सुधार दिया था और उसने भी साबित कर दिया था कि एक अकेली औरत भी चाहे तो पूरी दुनिया बदल सकती है।